नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में। अंतःपृथ्वी जालिका कोशिका का एक कंपार्टमेंट है। यह कोशिका के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपस में एक दूसरे से फंक्शनली कोऑर्डिनेट करते हैं। हम ये देखेंगे कि ईआर किस प्रकार गोल्जी बॉडी से अपने कार्यों के अंदर कोऑर्डिनेट करेगा। अंतःपृथ्वी जालिका का अध्ययन 3 स्टेप्स में हम लोग करेंगे। पहले स्टेप में उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में उसके अलग अलग टाइप्स और थर्ड स्टेप में उसके फंक्शंस को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी। अंतःपृथ्वी जालिका 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिन्हें सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एवं वेसाइकल्स कहते हैं। इन तीनों के अंदर रिक्त स्थान, अवकाश पाया जाता है, जिसे ईआर ल्यूमेन कहते हैं। इसमें एक द्रव भरा होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए एक एक करके तीनों एलिमेंट्स की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। इस चित्र में आप केंद्रक के साथ जुड़ी अंतःपृथ्वी जालिका को देख सकते हैं। केंद्रक के साथ सिस्टर्नी व सिस्टर्नी के साथ ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। सिस्टर्नी फ्लैटेंड एवं अनब्रांच्ड, चपटी और अशाखित सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। इसका मतलब इनके स्टैक्स होते हैं, पैरेलल टू वन अनदर। ये सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। इन पर राइबोसोम्स लगे दिखाई दे रहे हैं, जो इनकी सतह को खुरदरा बनाते हैं। दूसरा घटक है ट्यूब्यूल्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये इर्रेगुलर और अधिकतर ब्रांच्ड होती हैं। ये फ्री भी हो सकती हैं और सिस्टर्नी के साथ जुड़ी हुई भी पाई जा सकती हैं। दूसरा डायग्राम हमें सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स के साथ साथ वेसाइकल्स को भी दिखा रहा है। नीचे ट्यूब्यूल्स के पास आप इसे देख सकते हैं। वेसाइकल्स ओवल शेप्ड, अंडाकार मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं। अंतःपृथ्वी जालिका के इन सब घटकों में डायनामिज्म मिलता है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर रफ ईआर स्मूथ ईआर में व स्मूथ ईआर रफ ईआर में बदल सकती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन 2 टाइप्स रफ ईआर और स्मूथ ईआर को विस्तार से पढ़ते हैं। रफ ईआर को ग्रैन्युलर ईआर भी कहते हैं और स्मूथ ईआर को ए ग्रैन्युलर ईआर कहते हैं। चलिए अब इनके अंतर को पढ़ते हैं। रफ ईआर, इसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं, जिनकी वजह से इसकी सतह खुरदरी महसूस होती है। ये राइबोसोम्स 2 विशेष प्रोटीन्स राइबोफोरिन फर्स्ट एवं राइबोफोरिन सेकंड की मदद से आरईआर की सरफेस पर जुड़ते हैं।
स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स व इन्हें जोड़ने वाले राइबोफोरिन्स अनुपस्थित होते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने ईआर में 3 तरह के कंपोनेंट्स देखे थे। रफ ईआर मुख्यतः सिस्टर्नी की बनी होती है, जबकि स्मूथ ईआर मुख्यतः ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। रफ ईआर मेनली प्रोटीन संश्लेषण व स्त्रावण करने वाली कोशिकाओं में विकसित पाई जाती है। Abundantly occurs in cells which are actively engaged in protein synthesis and secretion, जैसे लिवर व पैंक्रियाटिक सेल्स। जबकि स्मूथ ईआर अपने कार्य के अनुरूप उन कोशिकाओं में ज़्यादा पाई जाएगी जो लिपिड मेटाबॉलिज्म से जुड़े होते हैं। अब देखते हैं ईआर के फंक्शंस को। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग ऐसे फंक्शंस जो स्मूथ ईआर व रफ ईआर दोनों द्वारा संपादित किए जाते हैं, और फिर दूसरा और तीसरा भाग स्मूथ ईआर व एस ईआर के विशिष्ट फंक्शंस। सबसे पहले हम कॉमन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। अंतःपृथ्वी जालिका माइक्रोफिलामेंट्स व माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ कोशिका का एंडोस्केलेटन बनाती है, आंतरिक कंकाल बनाती है, जो कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य देता है। दूसरा कार्य है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। कोशिका के साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह तक पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य भी ईआर के द्वारा किया जाता है। यह इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में सहायता करती है। ईआर का तीसरा कार्य है टू प्रोवाइड सरफेस फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुल मेम्ब्रेन्स का 30 से 60% तक हिस्सा हो सकती हैं। ये सेल के अंदर बाह्य सरफेस की तुलना में सरफेस को 30 से 40 गुना बढ़ा सकती हैं। इस एक्सटेंसिव सरफेस पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती हैं। अगला कार्य है स्टोरेज। ईआर कोशिका में बने कई उत्पादों जैसे ग्लाइकोजन के अस्थायी स्टोरेज का कार्य कर सकती है। अब देखते हैं रफ ईआर के विशेष कार्यों को। रफ ईआर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, जिससे जुड़े राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। विशेष रूप से एक्सपोर्ट होने वाले सिक्रीटरी प्रोटीन्स, इनकी स्टोरेज व प्रोसेसिंग का कार्य आरईआर के द्वारा किया जाता है। इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रफ ईआर की सरफेस राइबोसोम्स द्वारा कवर होती है। इन राइबोसोम्स द्वारा जो प्रोटीन बनाए जाते हैं वह इसकी ल्यूमेन में प्रवेश कर जाते हैं, जहां इन्हें सॉर्टिंग के लिए मॉडिफाई किया जाता है। इन प्रोटीन्स को भविष्य में अलग अलग जगह जाना होगा, अतः इनकी सॉर्टिंग आवश्यक है। इस सॉर्टिंग के लिए प्रोटीन मॉडिफिकेशन किया जाता है, जैसे इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जा सकता है, जिसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, या इनके साथ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जोड़ा जा सकता है, जिससे ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये मॉडिफाइड प्रोटीन्स बाद में अंतःपृथ्वी जालिका से ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स के द्वारा
गोल्जी काय में भेज दिए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ यह समझना इम्पॉर्टेंट है कि सिक्रीट होने वाले प्रोटीन्स की सॉर्टिंग का प्रोसेस ईआर से स्टार्ट होता है। फंक्शंस ऑफ स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का मुख्य कार्य है लिपिड संश्लेषण में सहायता करना। यह लिपिड सिंथेसिस के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। इससे संबंधित कई एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। कई तरह के लिपिड्स जैसे फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉयडल हार्मोन्स व कई विटामिन्स और विजुअल पिगमेंट्स का संश्लेषण इसकी सरफेस पर होता है। स्मूथ ईआर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें ग्लाइकोजेनेसिस शामिल है, उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्मूथ ईआर का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन, अर्थात टू कन्वर्ट हार्मफुल मटेरियल्स इनटू हार्मलेस वंस। कई बार कोशिकाओं में ड्रग्स या कई अन्य विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं। इन विषैले पदार्थों को स्मूथ ईआर के द्वारा किसी समूह को जोड़कर, जैसे हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़कर ज़्यादा घुलनशील बना दिया जाता है, जिनसे इन्हें आसानी से बॉडी से बाहर फ्लश आउट किया जा सकता है। स्मूथ ईआर कई तरह के ऑर्गेनेलीज जैसे गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स इत्यादि का निर्माण करने में भी अपना योगदान देती है। इस प्रकार आज हमने अंतःप्रद्वीय जालिका की मॉर्फोलॉजी, इसके विभिन्न प्रकार और इसके कार्यों के बारे में पढ़ा।